देखिए, जो वर्ड बायोमोलिक्यूल है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आपके सामने ये चीज़ दिख रहा है। फर्स्ट है बायो और दूसरा है मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों को ये बात पता है, केमिस्ट्री से भी हम लोगों को ये बात पता है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लेकिन क्योंकि वर्ड बायो यहाँ पे एसोसिएटेड है इसके साथ, तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग थिंग, एनीथिंग विच इज लिविंग इज बायो। सो बायो मॉलिक्यूल जो चैप्टर है, इसमें हम लोगों को उन सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो किसी भी लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड है। बात समझ गए? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बायोमोलिक्यूल, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये मॉलिक्यूल्स मौजूद कहाँ होते हैं। आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग होने के लिए उसका क्राइटेरिया ये है कि वो सेलुलर होना चाहिए, मतलब वो सेल से बना हुआ होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, सेल से तो सब बने हुए होते हैं, कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल से बना हुआ और नॉन लिविंग हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ कुछ क्या, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि सेल से बना हुआ नहीं है, नॉन सेलुलर है, लेकिन फिर भी वो एक लिविंग एंटिटी के जैसा बिहेव कर सकता है, एंड दैट इज वायरसेस, जिसके बारे में हम लोग क्लास 10th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वायरसेस जो है वो आपका नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स है। लेकिन अगर वो किसी होस्ट यानी कि किसी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर अगर होता है तो इट बिहेव लाइक अ लिविंग एंटिटी, एंड व्हेन इट इज पुट आउटसाइड इट बिहेव लाइक कि इसमें कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बायोमोलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, वो बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? अब देखिए, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। इन सभी मॉलिक्यूल को एक ओवर और कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ये हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो जो आप उसका फर्स्ट पेज देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स का, उसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है। तो जितने भी आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स है, उनको दो क्राइटेरिया में बांट दिया गया है। एक है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और एक है इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनमें हम लोगों को क्या देखना है, क्या समझना है, उसको देखिए। आपको पता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक लिविंग एंटिटी को सरवाइव करने में हेल्प करती है। जैसे क्या क्या? तो भाई सबसे पहले तो हमारे पास है प्रोटीन्स, फिर हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फिर हमारे पास है लिपिड्स, फिर हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, आपको पता है प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स किस चीज से बना हुआ होता है? एनीबॉडी? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। ये एक बहुत ही बेसिक चीज है, आपको याद रखना चाहिए। अमाइनो एसिड जब आपका बहुत सारा एक साथ एक्यूमुलेट होता है तो वो फॉर्मेशन करता है एक प्रोटीन का। ठीक है, हालांकि आगे हम लोग प्रोटीन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं, और एक बेसिक कार्बोहाइड्रेट है जो हम पिछले क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किए थे, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद आ जाता है लिपिड्स। तो लिपिड्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ज्यादातर क्वेश्चंस आपको लिपिड्स से देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस हिस्से से, ठीक, जिसके बारे में आगे डील करेंगे। और फिर आता है आपके पास न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है आपका जो डीएनए और आरएनए है, दोनों को साथ में हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इसके अंदर आपका आ जाता है डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो ये दोनों इसके अंदर आ जाता है। अब देखिए, हम लोग सेकंड बात करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनमें आ जाएगा सारा आयंस, जितने भी आयंस हैं, आयंस सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, जो कि एक लाइफ को, एक सेल को, उसके स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसके आप बोल सकते हो उसके ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये सारा आपका हो जाता है आयंस। चलिए, अब इसके बाद हम लोग को कुछ और बेसिक बात समझना है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। आयंस जो है टोटल, अगर एनिमल्स में देखा जाए, तो 25 एसेंशियल आयंस हमारे बॉडी में, यानी कि एनिमल के बॉडी में मौजूद होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 25 आयंस ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। और अगर प्लांट्स में बात करें,
अगर हम लोग प्लांट्स में बात करें तो ये जो टोटल आयंस का जो नंबर है वो आपका हो जाता है 17 एसेंशियल आयंस हैं, ठीक है। ये 25 एसेंशियल आयन और 17 एसेंशियल आयन हम लोग आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये हम आपको एक बेसिक चीज इंट्रोडक्शन दिए कि बायोमोलिक्यूल्स है क्या। बायो मींस लिविंग एंड दोज ऑल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोमोलिक्यूल्स। एनी प्रॉब्लम? और हम लोग फिर देखें कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका सबसे बेसिक एंटिटी, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर सेल है। तो उस सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या वो सेल जितने भी मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, सारी चीजों को हम बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। बात समझ गए? अब यहाँ पे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनको दो कैटेगरी में बांटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमने देखा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। और इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि इसमें आपका 25 एसेंशियल एनिमल्स के अंदर है और प्लांट के लिए 17 एसेंशियल है। आयंस है, आयंस आपका बहुत सारे होते हैं। वी विल डिस्कस दैट इन एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि हम लोग आगे इसमें यूनिट्स में है। अच्छा चलिए, क्या? अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार से ऐड कर देंगे, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं था, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसीलिए कोई बात नहीं, हम लिखवा भी देंगे उस चीज़ को। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो यहाँ बायोमोलिक्यूल्स में आप अगर एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी में क्या बोला गया कि किसी भी एक लिविंग टिश्यू को लिया गया है, एक लिविंग टिश्यू को लिया गया। अब लिविंग टिश्यू कोई भी हो सकता है, आप चाहे एक लीफ को भी ले लो, चाहे आप लिवर को ले लो। लिवर समझते हैं ना, लिवर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिवर। और इस लिवर को लेने के बाद क्या किया जाता है, इसको ग्राइंड किया जाता है, यानी कि किसी भी लिविंग टिश्यू को लेके उसको ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। अब ये मेरा प्रोसेस नहीं है, ये एनसीईआरटी ये चीज को बताता है, इसलिए हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। ग्राइंड करता है, ग्राइंड करने में क्या होता है, जब हम किसी भी लिविंग मॉलिक्यूल को ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करने पे हमको एक स्लरी मिलता है। स्लरी क्या होता है, यानी एक, आप कैसा कह सकते हैं, लिक्विडी पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, स्लरी उसी को कहते हैं, ठीक है। ये स्लरी जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिल्टर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि ये हम एक बीकर ले ले, यहाँ पे हम एक फिल्ट्रेट के लिए डाल दिए, यहाँ पे कुछ हम कॉटन या फिर कोई फिल्टर पेपर जैसा कुछ रख दिए, और जो हमारा ग्राइंड स्लरी था, जो स्लरी था उसको हम लोग इसके अंदर डालें। तो हम लोगों को क्या पता चलेगा कि कुछ जो पार्ट है स्लरी का वो इस नीचे आ गया, और कुछ पार्ट जो है यहाँ पे ऊपर ही रह गया, कुछ पार्ट जो है वो क्या रह गया, ऊपर रह गया, और कुछ पार्ट नीचे आ गया। दो पार्ट हम लोग को मिल गया। कब? जब हम किसी लिविंग टिश्यू को लेके ग्राइंड कर दिए, ग्राइंड करने के बाद हम उसको जब फिल्टर किए, तो फिल्टर करने पे कुछ जो पर्टिकुलर सब्सटेंस था वो नीचे आ गया, और कुछ सब्सटेंस जो था वो ऊपर ही रह गया। बात समझ गए? अब देखिए, जो सब्सटेंस यहाँ नीचे आ गया है इसको हम लोग कहेंगे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ओके, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको। माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास ऊपर बच गया फिल्टर पेपर से, जो नीचे पास नहीं हो पाया, ये कहलाता है मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। आई होप कि आप माइक्रो मैक्रो समझ रहे होंगे, है ना। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए, इस पर्टिकुलर चीज में आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ फिल्टर हो गया, कुछ फिल्टर नहीं हुआ। अब ये जो फिल्टर हो चुका है हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 टू अबव, 10,000 टू अबव होता है। इन 10,000 डाल्टन हम कह सकते हैं, 10,000 डाल्टन और अबव, यानी वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा है या 10,000 डाल्टन है, वो आपका फिल्टर नहीं हो पाया, वो फिल्टर नहीं हो पाया। और जो आपका 18 टू 800 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब फिल्टर होके नीचे आ गए। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से दो तरीके के मॉलिक्यूल्स मिल गए। एक मॉलिक्यूल्स वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन टू अबव है, और एक वो मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 टू 800 डाल्टन है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास दो ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए और अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को एग्जामिन करें तो हमको क्या क्या दिखेगा, लेट अस राइट दैट। अगर हम लोग मैक्रो बायोमॉलिक्यूल को एग्जामिन करें तो हमारे पास इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स,
ठीक, फिर हमारे पास आ जाएंगे प्रोटीन्स, हमारे पास आ जाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स, और हमारे पास आ जाएगा लिपिड। ठीक है, अगर हम लोग बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को देखें, अगर हम लोग बायो, या आप इसको माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, दोनों सेम बात है। ठीक, हम लोग अगर माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स को एग्जामिन करें तो हम लोग को क्या दिखेगा, तो हम लोग क्या दिखेगा, बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन है, जैसे कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, ठीक है, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक्सेट्रा, और भी चीजें देखने को मिलेंगी, बट बेसिक हम लोग को ये देखने हैं। अब देखिए यहां बताने का मकसद क्या, और क्वेश्चंस कहां से पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है लिपिड से। क्यों भाई लिपिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, पहले देखिए हम लोगों ने मैक्रो बायोमोलिक्यूल और माइक्रो बायोमोलिक्यूल किस बेसिस पे डिफाइन किया, कि कौन फिल्टर होके नीचे आ जा रहा है और कौन फिल्टर नहीं हो रहा है, ये बात तो सभी को क्लियर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो लिपिड है थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, अगर हम लोग लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट मेजर करते हैं तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट आता है आपका 800 डाल्टन, 800 डाल्टन। अब नॉर्मली किसी को भी ये बात समझ में आएगा कि भाई अगर लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है तो ये आपका माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में होना चाहिए था, बट आई हैव रिटन इट इन मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। यस और नो, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, तो यहां सवाल ये है कि इसको 800 डाल्टन का होने के बावजूद हम लोग इसको मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्यों लिखे हैं, जबकि ये होना चाहिए माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो इसका एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। क्या रीजन है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए लिपिड जो है ये आपका, लिपिड जो है इनमें आपका दो तरीके का सब्सटेंस होता है। इसका कुछ पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है और कुछ पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। नाउ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक आई होप कि आपको पता होगा। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो कि वाटर रिपेलिंग हो, फोबिक मींस डर, वाटर से दूर भागता हो, और हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब होता है वो सारे सब्सटेंस जो कि आपका वाटर अट्रैक्टिंग हो, वाटर अट्रैक्टिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिपिड जो है वो क्या होता है कि जब हम लोग इसको एक ग्राइंड करके स्लरी बनाते हैं, क्योंकि जो लिविंग टिश्यू हम लोगों ने लिया है उसमें सारे तरीके के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, वेदर इट इज आपका माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन ये जो लिपिड है ये आपका यहाँ नहीं आ पा रहा है, हालांकि इसका 800 डाल्टन लेकिन नीचे नहीं आ पा रहा है। उसका बस रीजन यही है कि ये लिपिड जो है वो आपका जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर बना लेता है। आप लोग जब डाइजेशन पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि लिपिड जो है वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि स्मॉल इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको मिसेल कहते हैं। क्लास 10th का बात हम करें, ठीक है, क्लास 10th में ये बात हम लोग पढ़े थे, तो ये मिसेल कहलाता है। इस पर्टिकुलर मिसेल का काम क्या है कि ये आपका वाटर के साथ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होने देता है लिपिड मॉलिक्यूल को, और उसको तो उससे थोड़ा दूर रखता है। अब यही रीजन है कि क्योंकि ये अपने आप को छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में बाइंड कर लिया है तो ये इससे पार नहीं हो पाता, और इवन इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है उसके बावजूद ये आपका मैक्रो बायोमोलिक्यूल के कैटेगरी में आ जाता है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में नहीं आ पाता। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया बात? आई एम रिपीटिंग वन टाइम। हम लोगों ने लिविंग टिश्यू लिया था, लिविंग टिश्यू को हमने क्या किया भाई, ग्राइंड कर दिया। ओ सॉरी, लिविंग टिश्यू को हमने क्या किया, ग्राइंड कर दिया। ठीक है, लिविंग टिश्यू में आप कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हो, वेदर इट इज लिवर और प्लांट आई मीन लीव्स, वेदर इट इज एनी अदर बायोमोलिक्यूल्स और एनी अदर सेल। आप किसी भी पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू को ले रहे हो, उस टिश्यू को ग्राइंड करने के बाद उसका एक स्लरी बनाया गया, उस स्लरी को फिल्ट्रेट किया गया। फिल्ट्रेट करने पे हमको दो पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन मिल गया, एक वो जो कि फिल्टर नहीं हो पाया वो मैक्रो बायोमोलिक्यूल बना दिया, और एक जो फिल्टर हो गया वो मैक्रो बायोमोलिक्यूल बना दिया। हम लोगों ने देखा कि जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल के अंदर जितने भी चीज आ रहे हैं वो उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन है या उससे ज्यादा है, और जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 to 800 डाल्टन। ठीक, इनमें हमने एक एक्सेप्शन देखा कि लिपिड का ऑल्दो डाल्टन 800 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन फिर भी आपका मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए नोट डाउन करवा दिया जाए। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिए, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे बायोमोलिक्यूल्स। जी अच्छा ठीक, हम्म, चलिए सबसे पहले हेडिंग देते बायोमोलिक्यूल्स।
उसमें आप लिख दे, उसमें आप डिस्टिंक्शन लिख दे, बायो लिख के ऐसा डैश लिखे और उसमें लिखे लिविंग, और मॉलिक्यूल्स आपको पता है क्या है। देखिए अब हम लोगों के पास बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको हम लोग को स्टडी करना है। अब अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में हर तरीके से अलग अलग क्लासिफाई करने का कोशिश किया है, लेकिन वो आपका थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि उनमें पहले आपका कार्बोहाइड्रेट को डील किया, फिर आपका लिपिड को डील किया, फिर इस तरीके से मतलब वो एक साथ बहुत जगह मिला दिया, कहीं पे अमाइनो एसिड और प्रोटीन या अमाइनो एसिड और लिपिड को साथ साथ बता दिया। तो हम क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि हम सभी जितने भी एनसीईआरटी में चीजें लिखी हुई है, कार्बोहाइड्रेट सबको एक जगह, लिपिड सब एक जगह, प्रोटीन्स एक जगह, ऐसे करके हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। चलिए पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। अगर देखिए कोई भी वर्ड जो होता है उसका डेफिनेशन उस वर्ड में ही छुपा हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी अगर इसको आपको कोई डिफाइन करने के लिए भी कहता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। क्या मतलब होता है इसका, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? देखिए बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है मेनली, दैट इज कार्बन एंड OH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं। आई होप कि आप केमिस्ट्री में थोड़ा हाइड्रोक्साइल ग्रुप के बारे में जान के आए होंगे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आपको हम बता दें क्लास 10th में जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा कौन सा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो OH ग्रुप होता है, ये OH ग्रुप दो तरीके का, मतलब इसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक आपका होता है अल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी बोलते हैं, या हम लोग OL वर्ड यूज करते हैं, जैसे आप लोग इथानोल, मेथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल पढ़े होंगे। और अगर हम लोग इसको पहले इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग हाइड्रोक्सी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। एक कॉमन सा कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग सब जानते हैं वो है ग्लूकोज, वो है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है भाई, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला इतनी बड़ी, यस, सो C6H12O6। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो दुनिया का जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा, डज नॉट मैटर कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है, डज नॉट मैटर कि वो ग्लूकोज के जैसा सिंपल है या काइटिन, काइटिन जानते हैं जो हम लोग इंसेक्ट्स देखते हैं, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स जिनको हम कहते हैं, जैसे आप कॉकरोच देख लीजिए, तो कॉकरोच के ऊपर अगर आप देखेंगे कभी आप गलती से उसके ऊपर अगर पैर रख देते हैं या कभी अगर उसको आप टच करेंगे तो उसके ऊपर बहुत हार्ड लेयर होता है, ठीक है, और अगर गलती से अगर वो क्रश भी हो जाता है तो वो बिल्कुल ऐसा आवाज करता है, कुछ जैसे कुछ क्रश, कोई पेपर क्रश कर दिया है ना। तो बेसिकली ये रीजन है कि उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ना वो काइटिन से बना हुआ है, और हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। ये काइटिन आपका एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ये काइटिन क्या एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो आप वो बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और जो ग्लूकोज हम लोग पढ़ते हैं बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये दोनों का दोनों कार्बोहाइड्रेट है, और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट को अगर आप एक मतलब देखिए दोनों बिल्कुल अलग चीज है लेकिन फिर भी दोनों सेम है, तो उसका कुछ तो रीजन होगा कि दोनों को सेम क्राइटेरिया में, सेम कैटेगरी में रखा गया है। उसका रीजन है कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला। जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है सबका एक सेम जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज CnH2nOn। CnH2nOn ये जो है वो आपका क्या होता है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। आप दुनिया का कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, सब में आपको यही सेम जनरल फॉर्मूला दिख जाएगा, जिसमें N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो जैसे यहाँ पे कार्बन, अगर सपोज यहाँ पे अगर N का वैल्यू 6 है तो देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। बात समझ गए, ठीक है, ये बात समझ रहे ना हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा आप एक और बात यहां समझना, ये जो जनरल फॉर्मूला इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का एक रेशियो फिक्स होता है, और वो रेशियो होता है आपका 1:2:1। ये रेशियो फिक्स होता है सभी में। यानी कि अगर आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट, सपोज कि आपको कोई स्ट्रक्चर मिला, आपको देखना है कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, ऐसे तो पता चल जाता है, बट फिर भी अगर आप उसको एग्जामिन करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि इस पैमाने पे वो खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, क्या उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 के रेशियो में चल रहा है या नहीं चल रहा है। बात समझ रहे, या फिर उसका जनरल फॉर्मूला CnH2nOn फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एनी प्रॉब्लम, सभी को समझ में आ गई बात हम क्या बोले।
कोई भी दिक्कत, देखिए आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी चीज ऐसा लगे कि ये बिल्कुल पार हो गया, समझ में नहीं आया, तो आप फौरन उसको पूछ दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपके साथ साथ दूसरे का भी क्लियर हो जाएगा जो झिझक रहे पूछने में। चलिए खैर, तो ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये जानना है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, राइटिंग नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को ना, आ रही समझ में ना, क्योंकि ये बहुत बार हम लिख रहे हैं ऐसा इसमें, तो इसीलिए बहुत बार ऐसा हो रहा है कि राइटिंग आपको नहीं समझ में आएगी, ऐसा हो सकता है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो 1-2 दिन में आई विल मेक myself comfortable with it. Okay, so classification of carbohydrate में सबसे पहले आपको ये समझना है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मेजर 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अब यहाँ एक थोड़ा आप याद रखिएगा, बहुत सारे बुक्स में 3 ही लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक में 4 लिखा हुआ है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो बता रहे ताकि आपको प्रॉब्लम ना होना पड़े, कहीं आप 4 देख ले फिर आपको लगे अच्छा सर गलत बताए थे, 3 ही बता दिए थे, ऐसा, इसीलिए हम बता दे रहे 4। तो सबसे पहला आपका होता है मोनोसैकेराइड्स। देखिए अब यहाँ पे एक कॉमन बात है, पहले आप समझ ले मोनोसैकेराइड का मतलब, फिर हम आगे का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। मोनो मींस क्या होता है, सिंगल, एक, एंड सैकेराइड मतलब होता है शुगर। सैकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर। तो मोनोसैकेराइड कहने का मतलब होता है कि जहां पे आपका एक कार्बोहाइड्रेट का एंटिटी वो मोनोसैकेराइड है, नहीं ऐसा नहीं। अब देखिए इसका रीजन, मोनोसैकेराइड्स के अंदर आपका 3 से 7 कार्बन होने चाहिए। कितने से कितने कार्बन होने चाहिए, 3 से 7 कार्बन, यानी मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 7। 3 से 7 कार्बन जब किसी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट में अगर रहेगा, आप काउंट करके देख लेना, जैसे मान लो ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6 है, तो वो किस में आ जाएगा, मोनोसैकेराइड में आ जाएगा। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो 3 से 7 कार्बन अगर जिस भी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट में रहेगा तो वो मोनोसैकेराइड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, मोनोसैकेराइड में आ जाएगा। अब हम इसको डील करेंगे डिटेल में, पहले हम लोग 4 देख ले क्या क्या क्लासिफिकेशन है। दूसरा आ जाता है आपका मोनोसैकेराइड के बाद डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है बाबू, देखो नाम से पता चल रहा है, डाई मीन्स 2, सैकेराइड मीन्स शुगर, यानी कि यहाँ पे 2 2। अब ऐसा नहीं क्या बोलोगे सर 3 से 7 तो अब यहीं डाल दिए तो यहाँ 2 कैसे आएगा, बोल सकते हो ना, तो इसको अच्छे से समझो। हम लोग यहाँ डाइसैकेराइड जब बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग का यहाँ कहने का मतलब है कि किसी 2 मोनोसैकेराइड को लिया गया और उन दोनों को लेकर के एक जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया वो किसके अंदर आएगा, डाइसैकेराइड के अंदर आएगा। यानी कि मोनोसैकेराइड मीन्स 2, सॉरी डाइसैकेराइड मीन्स 2 मोनोसैकेराइड्स। क्लियर है बात, ठीक। थर्ड में हम लोग देखेंगे आपका मोनोडाइसैकेराइड, इसके बाद आ जाता है आपका ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, अब ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है कि हम लोग जनरली अगर 7 मोनोसैकेराइड से ज्यादा मल्टीपल्स अगर बहुत ज्यादा मौजूद है तो ओलिगोसैकेराइड आता है। लेकिन हम ये बात थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है कहीं कहीं कि डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को सेम में रख दिया जाता है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड सेम है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो डाई और ओलिगो बनाते हैं, लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए 2 से ज्यादा मान लेते हैं कि ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। और लास्ट आपका आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड जो है ये आपका, आपको नाम से पता चल रहा है, पॉली मींस बहुत सारा, मतलब यहाँ बहुत सारा कहने मत सर आप बोलेंगे सर ओलिगो में ही तो बहुत सारा आ गया था। पॉलीसैकेराइड कहने का मतलब होता है थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड जब एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। कोई दिक्कत, तो मोनोसैकेराइड 3 से 7 कार्बन अगर होगा तो मोनोसैकेराइड का कैटेगरी होगा। जब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेगा तो डाइसैकेराइड बनाएगा, ज्यादा मोनोसैकेराइड उससे थोड़ा जुड़ा 10-12 ऐसे मतलब काउंटेबल हो एटलीस्ट तो ओलिगोसैकेराइड में हम लोग उसको बता देंगे, ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। और पॉलीसैकेराइड कहने का मतलब होता है कि बहुत सारा थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड जब हो जाएगा तो वो पॉलीसैकेराइड का कैटेगरी में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं आपका मोनोसैकेराइड्स के बारे में। ये कलर विजिबल है ना, है विजिबल कि दूसरा यूज करें, ठीक। अरे बोलो, आप देखो पढ़ने के लिए आप लोग आए हो तो आप लोग को ना शर्माना नहीं है, आप लोग को बोलना है कि हाँ सर ये चीज़ नहीं सही है, आप उसको चेंज कर दीजिए, आप फास्ट बोल रहे हैं आप धीरे बोलिए, आप दोबारा समझा दीजिए, ये सब आपका हक है, आप बिल्कुल बेझिझक बोल सकते हैं, हम कोई बुरा नहीं मानेंगे। मोनोसैकेराइड जो है वो आपका हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, क्या है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड कहने का मतलब आपको हम ऑलरेडी बता दें 3 से 7 कार्बन होना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि 3 कार्बन रहेगा तो क्या नाम देंगे, 4 रहेगा तो क्या नाम देंगे, 5 रहेगा तो क्या नाम देंगे, ऐसा। तो अगर हम लोग मोनोसैकेराइड में देखें तो पहले हम लोग लिख देते हैं 3 कार्बन। 3 कार्बन अगर रहेगा
तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्रायोज, ट्रायोज। अगर 4 कार्बन रहेगा तो हम इसको बोलेंगे टेट्रोज। अगर 5 कार्बन रहेगा तो हम बोलेंगे क्या, पेंटोज। अगर 6 कार्बन रहेगा, अगर 6 कार्बन रहेगा, अगर 6 कार्बन रहेगा तो हम बोलेंगे हेक्सोज। अगर 7 कार्बन रहेगा तो हम बोलेंगे हेप्टोज। ठीक है, नाम से भी पता चल जाएगा आपको कि क्या है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे किसको किसको हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को जान लेते हैं। आपको पता है पेंटोज हम लोग को यहाँ इंपॉर्टेंट है और हेक्सोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर हम लोग नहीं भी जानेंगे तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई पेंटोज और हेक्सोज। देखो पेंटोज जो है वो आपका क्या होता है भाई, पेंटोज जो है ये आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है और इसमें आपका एक बहुत आप देखोगे कि हमारे बॉडी का जो डीएनए है, जो हमारा आरएनए है, वो पेंटोज शुगर से बना होता है। हम लोग सुनते बोलते हैं ना, डीएनए पेंटोज शुगर से बना है, आरएनए पेंटोज शुगर से बना है। कभी नहीं सुने, कोई बात नहीं, अभी सुना दीजिए। ठीक है कि डीएनए आरएनए किससे बना हुआ है, पेंटोज शुगर से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें 5 शुगर होते हैं। 5 शुगर कैसे, एक ऑक्सीजन एटम होता है, एक कार्बन, दो, क्या हो रहा है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 5 कार्बन से बने हुए होते हैं आपका पेंटोज। ठीक है, अब ये पेंटोज आपका, ये हम आपका साइक्लिक फॉर्म बनाए हैं, पेंटोज आपका लीनियर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, मोस्टली हम लोग जो डीएनए आरएनए देखते हैं उसमें यही वाला फॉर्म होता है, दैट इज साइक्लिक फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है हेक्सोज। तो हेक्सोज आपका, इसका बहुत सारे एग्जांपल हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे 2 बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड आपका एक फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इसका, और अभी हम आपको ग्लूकोज का बताए भी थे, हम लोग इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा है। बट फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन आ गया, 3 कार्बन ट्रायोज, 4 टेट्रोज, 5 पेंटोज, 6 हेक्सोज और 7 आपका हेप्टोज। आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क ये है कि आप घर से जरा मुझे टेट्रोज का एग्जांपल, ट्रायोज का, टेट्रोज का और हेप्टोज का, ये 3 का एक एक एटलीस्ट एग्जांपल बताना, फिर हम सबका तुमको 2-3 एग्जांपल बताएंगे, लेकिन तब जब तुम हमको एक एक एग्जांपल बताओगे, तब होमवर्क करके आओगे तब। ठीक, चलो, तो ये आपका पेंटोज और हेक्सोज है। अब यहाँ पे पेंटोज हेक्सोज में हम लोगों को क्या डिटेल में देखना है, हम लोगों को देखना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। हालांकि फ्रुक्टोज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्लूकोज हम लोग को देखना होगा थोड़ा डिटेल में कि ग्लूकोज क्या होता है। तो अच्छा, लिखना तो आप लोगों को नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं आपका ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या है भाई, तो ग्लूकोज जो है वो एक ऐसा शुगर है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का एक ऐसा मतलब हमारे बॉडी में एक ऐसा शुगर मौजूद है जो कि हमारा सेल्स हमारा डायरेक्टली उसको यूज कर सकता है, हमारा बॉडी उसको डाइजेशन के समय डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो आपका, जैसा कि आपको पता है कि इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12 और O6। चलिए हमको ये बताइए ग्लूकोज कहाँ से ऑब्टेन होता है, ग्लूकोज कहाँ से ऑब्टेन होता है, हाँ, ग्लूकोज जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रिपेयर किया जा सकता है। क्या हम लोग ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब हम आप हम लोग, क्यों क्यों हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, हमको करना है फोटोसिंथेसिस, तब क्यों नहीं बना सकते, हमको बनाना है अपने से। क्या मटेरियल नहीं है, दैट आई वांट टू नो, क्या मटेरियल नहीं है हमारे पास, सनलाइट हमारे पास नहीं है, क्लोरोफिल, यस, क्लोरोफिल एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसा आप बोल सकते हैं सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी को मतलब हमारे बॉडी में मौजूद नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और है मेरा, क्योंकि हम पढ़ाएं तो बहुत सारा कुछ, लेकिन आपको सवाल पूछना मेरा बनता है फर्ज। जो हमारा जो क्या बताया आप लोग, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है, क्या पिगमेंट है। ठीक है, वेरी गुड, पिगमेंट है। ये कहाँ मौजूद होता है, प्लांट में, कहाँ, लीफ में, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। हालांकि हम अभी थोड़ा बॉटनी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा काफी थोड़ा पीछे है, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दूसरी चीजों को भी साथ में इंक्लूड करते चले जाए ताकि आपका एक ब्रेन एक्टिवेट रहे।
अब खैर देखिए, तो ग्लूकोज जो है वो आपका एक कैसा शुगर है भाई, तो ये हमारे बॉडी में, ये हमारे बॉडी का एक हेक्सोज शुगर है जो हमारे बॉडी में इस्तेमाल होता है। और ये हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। हमारा बॉडी, इसको ऐसा बोल सकते हो कि हमारा बॉडी जो जब कोई कॉम्प्लेक्स खाना को खाता है तो उसको फर्दर तोड़ता है और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका ग्लूकोज है भाई, तो ये ग्लूकोज के साथ साथ एक और है, उसको भी हम साथ में लिख ही देते हैं। एक ग्लूकोज के साथ और है, दैट इज आपका फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के साथ एक और कौन है, फ्रुक्टोज। देखिए, ग्लूकोज में जैसा कि आपने देखा 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, थोड़ा नीचे जाते जाते छोटा हो गया, बट आप समझ लीजिए 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का एक नया डेफिनेशन हमको मिलेगा। क्या डेफिनेशन मिलेगा उसको समझो। देखो, हम आपको क्या बताएं, हम बताएं आपको कि भाई क्या कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, जिसमें कि आपका जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो कि आपका हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, लेकिन वो आपका अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होता है। किसके साथ एसोसिएटेड होता है? अल्डिहाइड कीटोन पता है? नहीं पता है? अच्छा, तो हमको पहले कुछ बेसिक भी चीज आप लोगों को बताना पड़ेगा, तब आप अल्डिहाइड कीटोन में जाएंगे। चलिए कोई नहीं, हम अल्डिहाइड बता देते हैं आपको। अल्डिहाइड कीटोन क्या होता है? अल्डिहाइड कीटोन जरा देख लो बाबू। देखो, ये सब कार्बन कंपाउंड में चीज है। आप लोग अगर 10 क्लास में पढ़े होंगे, 10 क्लास का अगर आप लोग क्या कीजिएगा ना, 10 क्लास का बुक होगा अभी आप लोग के पास, बेचे नहीं होगा आई होप कि आप लोग, है ना। तो 10 क्लास का बुक होगा, 10 क्लास का बुक में आप लीजिएगा और उसमें आपका कार्बन नेट्स कंपाउंड खोल के देखिएगा। हाँ कोई बात नहीं बाबू, अगर हिंदी मीडियम में तुम देखना चाहते हो तो ऐसे नहीं कि उसमें नहीं मिलेगा, उसमें मिल जाएगा तुमको। ठीक, तो उसमें अल्डिहाइड और कीटोन तुमको नहीं मिलेगा, उसमें कुछ और लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसका हम जो स्ट्रक्चर बता दे रहे उससे आप पता लगा लोगे कि वो क्या है। ठीक है, देखो, अल्डिहाइड बेसिकली क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ होता है, ये आपका होता है अल्डिहाइड। यानी कि कहीं भी आपका डबल बॉन्ड O और H लगा हो तो आपका क्या होगा, अल्डिहाइड होगा। कीटोन क्या होगा बाबू, कीटोन आपका क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O सिर्फ होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O सिर्फ होगा, तो वो कीटोन होगा। अब देखो, जैसा कि अभी ओपन चेन आपके सामने बनाए हैं, हम आपको क्या बोले कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो दो स्ट्रक्चर में, मतलब दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक ओपन चेन एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, हम इधर लिख देते हैं, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है और एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ओपन चेन और क्लोज चेन। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो हम आपके सामने ही बना रहे हैं। इसमें आपका क्या होगा कि एक साइड आपका होगा ऑक्सीजन, एक साइड आपका होगा ऑक्सीजन, एक साइड आपका होगा हाइड्रोजन, और बाकी सब जगह पे आपका H और OH मौजूद होता है। ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। जहां पे क्या आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइड है, क्या मौजूद है, अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, दिख रहा है ना अल्डिहाइड ग्रुप सभी को। हाँ, और अगर हम लोग फ्रुक्टोज के बारे में बात करेंगे तो फ्रुक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप मौजूद रहता है। कोई प्रॉब्लम? सभी को बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए इसको हम अच्छे से लिखवा देंगे, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब देखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में आपको पता चल गया कि वो क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग बात करते हैं आपका। देखिए, हम लोगों को क्या है कि एनसीईआरटी में बहुत डिटेल भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं जिसमें कि अगर आप बहुत डिटेल भी जाना चाहते हो आप डिटेल भी जा सकते हो, और सुपरफिशियली पढ़ के निकलना चाहते हो सुपरफिशियली पढ़ सकते हैं। बट आई एम ट्राइंग कि जितना भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो उसको हम बता दें, और जब हम आपको नोट्स देंगे तो उसमें जो भी बातें हैं उसमें वो लिखा होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा बात भी लिखा हुआ मिल जाए आपको, और अगर आपको लगे कि अच्छा ये क्या हो गया, तो आप उसको मेरे से डायरेक्टली पूछ लीजिएगा क्लास में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका किसके बारे में भाई, तो हम लोग पेंटोज शुगर के बारे में बात करते हैं। पेंटोज शुगर के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो हम लोग बात की वो हेक्सोज शुगर था। कौन सा शुगर था? हेक्सोज शुगर, जिसमें 6 कार्बन थे, जिसका एग्जांपल कौन कौन है, ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट हम लोग बात करें पेंटोज शुगर के बारे में। तो पेंटोज शुगर बाबू आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें कितने कार्बन एटम होंगे, 5 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, 5 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। ये 5 कार्बन एटम्स जो है वो क्या करेंगे, ये आपका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए वेरी वेरी एसेंशियल है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। और ये आपका पेंटोज शुगर दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है आपका राइबोज शुगर, जिससे कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है,
और एक होता है आपका डिऑक्सी राइबोज शुगर, डिऑक्सी राइबोज शुगर, जिससे कि डीएनए का फॉर्मेशन होता है बाबू। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से एकदम अच्छे से देखना, राइबोज शुगर जो है और डिऑक्सी राइबोज शुगर दोनों 5 कार्बन का बना हुआ है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ एक माइन्यूट सा चेंज के कारण वो दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है या दोनों अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दिख जाएगा सभी को। देखिए तो हम इससे पहले ही बनाए थे कि एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन 3 हो गया, यहाँ एक हो गया 4 और ये हो गया एक 5, 5 कार्बन है। अब इन 5 कार्बन में आप देखिएगा सब में HOH लगा हुआ रहता है ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जो सेकंड नंबर है, अगर हम लोग आपको राइबोज का स्ट्रक्चर दिखा दे, राइबोज का स्ट्रक्चर दिखा दे, तो राइबोज के स्ट्रक्चर में जो सेकंड नंबर है ना, इसमें आपका हाइड्रोजन और OH ग्रुप दोनों मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी मौजूद होता है और OH ग्रुप मौजूद होता है, वो सब जगह होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें सब जगह मौजूद होगा। कार्बन नंबर मेंशन कर दे रहे हैं 1 2 3 4 और 5। लेकिन अगर हम लोग डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर देखें तो सेम यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हम उसको बना देते हैं लेकिन थोड़ा छोटा, सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें फर्क ये होगा कि जो सेकंड नंबर कार्बन है इसमें आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन एडेड है, इसमें आपका OH ग्रुप मिसिंग होता है। OH ग्रुप क्या होता है? मिसिंग होता है। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या है? ऑक्सीजन। तो इसलिए हम लोग इसको राइबोज शुगर बोल रहे हैं। और यहाँ पे आपका क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, इसलिए डीऑक्सी है। क्या है ये? डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। कहाँ? कितने नंबर कार्बन पे? कितने नंबर कार्बन पे? तो सेकंड नंबर कार्बन पे। अब देखिए ये जो आपका राइबोज है ना, ये बनाता है आरएनए। क्या बनाता है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा हमको लगा आप डीऑक्सी बोले। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें डीएनए, जो कि हमारा डीऑक्सी बनाता है, तो सेम होगा, बट इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिए, क्यों डीएनए हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब डीएनए अगर हम बता देते तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो इसका रीजन होगा। क्या काम है इसका डीएनए का? एनीबॉडी? कुछ तो पता होगा डीएनए के बारे में। पेरेंट्स? व्हाट इज जीन्स? जो जनरेशन टू जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है उसको जीन्स बोलते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए और जीन्स के बीच में कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। चलिए आज हम वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, लेकिन पहले हम लोग ये बात बताते हैं कि डीएनए क्या होता है और डीएनए क्या है, ये क्यों क्या है उसको रीजन बताते हैं। सबसे पहले डीएनए क्या है? डीएनए हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है। क्या है बॉडी का? व्हाट इज अ जेनेटिक मटेरियल? अच्छा इसको नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं ना। हालांकि ये अभी हम लोग को पढ़ना दूसरे चैप्टर में, लेकिन हम अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। डीएनए, डीएनए क्या है बाबू? डीएनए जो है वो हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल भाई? जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो कि इंफॉर्मेशन को अपने अंदर जमा करके रखता है, और वो इंफॉर्मेशन जब रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है। बात समझ गए? तो कोई भी ऐसा चीज जो कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है सारे इंफॉर्मेशंस के साथ, वो आपका जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। और हमारे बॉडी के अंदर और अदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बॉडी के अंदर जो है वो आपका जो मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल, वो कौन होता है भाई? तो डीएनए होता है। कौन होता है? डीएनए होता है। एनी प्रॉब्लम? बात समझ गए? लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं, डीएनए और जीन के बीच में क्या फर्क होता है। कोई प्रॉब्लम? देखो अगर हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। हालांकि हम लोग इसको बाद में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल हम बस आपको जीन और डीएनए के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं। तो अगर हम लोग जीन के बारे में देखें बाबू और डीएनए के बारे में देखें तो दोनों क्या है देखो हमारे बॉडी के अंदर बहुत लंबा डीएनए, हर एक सेल का अपना अपना डीएनए है। अब हर एक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन है
और उस फंक्शन के हिसाब से उसमें वो डीएनए एक्टिवेटेड है। जैसे मान लो हमारे बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, तो उस डीएनए का पूरा लेंथ ऑफ डीएनए एक्टिवेट नहीं है, उस डीएनए का कुछ छोटा सा पार्ट एक्टिवेटेड है जो कि हमारे बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बात समझे? तो पूरा डीएनए का वो छोटा सा पार्ट जो कि कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो एक्टिवेटेड पार्ट, मतलब एक्टिवेटेड पार्ट जिसको आप बोल रहे हैं वो जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। यानी पूरा डीएनए का जो छोटा सा पार्ट हमारे डीएनए का एक्टिवेटेड है, जो कोई काम कर रहा है, वो जीन कहलाता है, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए एक्टिवेटेड नहीं होता है ना, उसका कुछ हिस्सा एक्टिवेट होता है। तो जो हिस्सा एक्टिवेट होगा वो क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। बात समझ गए? और जीन क्या होता है? तो जीन वो अपने अंदर सारा इंफॉर्मेशन रखता है एक इंडिविजुअल के बॉडी के कैरेक्टर्स के बारे में। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए अपने अंदर सारा इंफॉर्मेशन रखता है एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स के बारे में, कि भाई इस बंदे का हाइट क्या होगा, इस बंदे का बाल का कलर क्या होगा, इसके आंख का कलर क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, इसका आवाज कैसा होगा, एवरीथिंग, हर डिटेल। और आपको पता है ये सारा डिटेल कहां से आया? आसमान से थोड़ी ना आया, ये पेरेंट्स से आया। कहां से आया? पेरेंट्स आया। तो पेरेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वही बच्चों में भी देखने को मिलता है। ऐसा होता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, उनका कैरेक्टर्स, अगर मान लो मदर का जैसा अपीयरेंस है तो फादर के जैसा कैरेक्टर होता है, या दोनों के जैसा मिक्स जो है वो माँ बाप दोनों का झलक देखने को मिलता है। मतलब आप देख के बता दोगे हाँ ये पर्टिकुलर शर्मा जी का लड़का है, आप ऐसा देख के बता दोगे। मतलब ऐसा होता है ना कि आप बता दोगे कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ही बेटा है, बहुत बार ऐसा होता है, या बेटी है। तो ये आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होता है? ये हम लोग अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, और पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल एक्टिवेटेड नहीं होता है, उसका कुछ हिस्सा एक्टिवेट होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। हालांकि हम लोग इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड को हम हटा देते हैं ना, क्योंकि ये हम लोग को बाद में ऐसे ही पढ़ना होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए खैर आगे देखते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे पेंटोज शुगर के बारे में, जिसमें क्या आपका राइबोज शुगर आ गया था भाई, और आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर आ गया। तो हम लोग को ये समझ में आ गया। अच्छा हमको ये बात बताओ, हमारे बॉडी में आरएनए मौजूद होता है क्या? हाँ, क्या काम करता है आरएनए? डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, समझ में आ गया? जेनेटिक मटेरियल मतलब जो हमारे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में आता है, माँ बाप से बच्चों में आता है ना। तो बेसिकली अगर ये हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो इसका क्या काम है? ये मतलब क्या है? मतलब वो घर का वो जो बेकारी बच्चा रहता है जिसको कुछ काम धंधा नहीं रहता, वैसे मौजूद है क्या? नहीं 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 नहीं, डीएनए का पार्ट होता है। नहीं बाबू, डीएनए का पार्ट नहीं होता है, कुछ और। अब आप अपने हिसाब से आंसर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जज किया जाएगा अच्छा तुम नहीं जानते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलो, आपको जो पता है आप बोल सकते हो। कोई आइडिया नहीं आरएनए के बारे में? बोलो क्या? व्हाइट ब्लड? नहीं 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 नहीं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करने की जरूरत है। अब देखो हमको बहुत बेसिक बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं बताएंगे। राइबोज शुगर क्या है? आरएनए, मतलब राइबोज शुगर किसका फॉर्मेशन कर रहा है? आरएनए का। अब देखो आरएनए क्या होता है, ऐसा है कि डीएनए को समझ लो कि डीएनए राजा है, ठीक। अब आप किसी भी, अब मान लो कि मान लो हम राजा हैं, ठीक है, सपोज दैट, ऐसा है नहीं, मान लो खाली, ठीक है। तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है किसी और को, हमको कोई इन्फॉर्मेशन में दूसरे राज्य के किसी बड़े महाराजा को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है, तो भाई हम खुद अपना घोड़ा चला के उसके पास जाएंगे क्या कि भैया देखो ये इन्फॉर्मेशन? ऐसा नहीं होगा। हम किसी मैसेंजर को भेजेंगे कि देखो ये मेरा फरमान है, जाके उस राजा को बता दो, अगर नहीं माना तो फिर जंग होगा। ऐसा होता है ना बेसिकली। तो वो बेसिकली क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो वो डीएनए अपना जो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखा हुआ है वो क्या करता है? वो खुद नहीं जाता बताने के लिए दूसरे सेल्स को, वो क्या करता है कि वो अपने एक मैसेंजर को भेजता है जो कि होता है आरएनए। कौन होता है? आरएनए। तो आरएनए जो है, ऐसे आरएनए का और भी बहुत सारा रोल है और बहुत तरीके का आरएनए होता है, लेकिन हमारे लेवल पे अगर हम इतना समझे कि आरएनए क्या है भाई, आरएनए एक मैसेंजर का काम करता है। जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है वो इन्फॉर्मेशन को डीएनए जो है वो आपका क्या होता है कि मतलब डीएनए क्या करता है? आरएनए के जरिए से भेजता है, आरएनए के जरिए से भेजता है। फॉर एग्जांपल की जैसे उसको बताना है कि देखो भाई एक प्रोटीन है हमारे स्किन को का जो कलर प्रोवाइड करता है, इसको मेलानिन बोलते हैं। मेलानिन एक प्रोटीन है जो हमारे स्किन का कलर, जिसमें जितना ज्यादा मेलानिन होगा उसका कॉम्प्लेक्शन उतना डार्क होगा, जिसमें जितना कम मेलानिन होगा उसका कॉम्प्लेक्शन उतना व्हाइट होगा, मतलब फेयर होगा। ठीक है, ऐसा हम रेसिज्म नहीं कर रहे, बस हम बता रहे बायोलॉजिकल चीज है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या बताने का मेरा मतलब है कि ये जो मेलानिन है ये कितना सिंथेसाइज होगा, इसका इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। लेकिन ये डीएनए जो है ये आपका आरएनए के पास, यानी कि डीएनए जो है वो आपका आरएनए के पास अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा कि देखो भाई आरएनए ऐसे इतना इतना क्वांटिटी में मेलानिन बनाना है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन आरएनए के पास जाएगा, आरएनए इसको लेके जाएगा सेल के पास, साइटोप्लाज्म समझते हैं, सेल का साइटोप्लाज्म, हाँ वहां पे जाएगा और वहां पे वो प्रोटीन मेलानिन का सिंथेसिस करेगा। कौन? आरएनए। लेकिन वो कितना करेगा उसका इंफॉर्मेशन किससे पास से वो लेके आया? डीएनए के पास से लेके आया। तो एक सभी को क्लियर है कि क्या है, क्योंकि देखो अब हम कोई भी ऐसा नहीं करना चाहते कि हम डीएनए आरएनए बता दिए और फिर निकल गए। आप इसका फंक्शन जान लो, भले 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया? 7:10 हो गया। अरे चलो ठीक है कोई नहीं। क्या जाना है?
चलो ठीक है, देखो तो बेसिकली हम लोग पहले देखो, अभी क्या है कि बहुत लंबा भी नहीं खींच सकते, लेकिन हम आज क्या क्या पढ़े एक बार हम लोग उसको ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको दिमाग में जहन में बैठ जाए कि हम लोग क्या क्या समझना है, क्या क्या देखना है। अरे हम 18-20 स्लाइड कब पढ़ा दिए यार। अच्छा पहले वाला है ये पहले वाला होगा, ये प्रीवियस जाएंगे तो किसी और का दिखेगा। नहीं नहीं, ये सब मेरा मटेरियल नहीं। हाँ चलो देखो, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे कि वो सारे मॉलिक्यूल जो सेल को बनाते हैं, सेल के अंदर होते हैं, सेल के बाहर होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स में हो जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। फिर हम लोग ये बात समझे कि अच्छा वो वाला स्लाइड हम मिटा दिए थे ना, वो जो हम बताए थे शुरू में, कोई बात नहीं। तो बायोमोलिक्यूल्स में फिर हम लोग क्या देखे कि हम लोग किसी भी लिविंग टिश्यू को लेकर ग्राइंड किए, ग्राइंड करने के बाद फिर वो आपको पता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे एकदम याद रखना जो हम बताना भूल गए, जब हम लोग इसको ये करते हैं ना, मतलब जब हम लोग उसको ग्राइंड करते हैं तो हम लोग एक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये एकदम ध्यान से रखना याद। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, इसके मतलब देखो हम लोग मान लो लीवर लिए या कोई पत्ता लिए, लीव लिए, उसको हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं, तो ग्राइंड कैसे करेंगे, मतलब ऐसे सिर्फ नहीं, उसको इसके साथ ग्राइंड करेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करेंगे। अच्छा इससे क्या होगा, इससे ये चीज होगा कि हम लोग बेसिकली एक तरीके का मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, और भी इसका बहुत सारा रीजन है जो आपके लेवल पे नहीं समझना। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है उसके प्रेजेंस में हम लोग ग्राइंड किए, सपोज लीवर को ग्राइंड किए, ग्राइंड करने पे हमको क्या मिला, एक स्लरी मिला। उस स्लरी को जब हम फिल्टर किए तो हमको एक कुछ ऐसा सब्सटेंस था जो फिल्टर नहीं हुआ, जो कि मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में आ गया, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी इसको बोल दो तुम, ज्यादातर में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ही लिखा रहता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और कुछ ऐसा आ गया जो कि आपका बन गया क्या, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जब इसको हम लोग फिल्टर किए तो वी हैव गॉट बायो माइक्रो एंड बायो मैक्रो एंड बायो माइक्रो। अब इसमें क्या हुआ, हम आपको एक बात बताए थे कि यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। हम एक बात आपको और बताए थे कि जो मैक्रो बायो या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, 1 सेकेंड, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ये सारा कुछ है जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 10,000 डाल्टन से या उससे ज्यादा, 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा, ठीक। और अगर हम लोग बात करें आपका ये सारा के बारे में, यानी कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका जो है इनका जो वेट होगा बाबू वो 18 से 800 डाल्टन तक होगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए इसके बाद हम लोगों ने देखा कि लिपिड जो है वो आपका उसका 800 डाल्टन है, फिर भी हम लोग उसको मैक्रो में रखें भैया, इसलिए क्योंकि जब लिपिड को हम लोग मतलब लिपिड वाला जब भी हम लोग ग्राइंड करेंगे लिविंग टिश्यू को, तो जो लिपिड है ना वो लिपिड तुम्हारा इस पर्टिकुलर जगह पे आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ मिक्सअप नहीं हो सकता, उसका एक पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो आपका छोटा छोटा माइन्यूट स्ट्रक्चर बना लेगा, मिसेल जैसे हम लोग, हालांकि हम मिसेल नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जो कि ऊपर ही फंस जाएगा, नीचे नहीं आ सकता। अच्छा एक और चीज यहाँ याद रखिएगा, एक और चीज यहाँ याद रखिएगा, एक चीज लिख दे तो इसको मिटा देते हैं। एक और चीज यहाँ याद रखिएगा कि जो आपका, इसको बार बार लेना पड़ेगा क्या, जो आपका, हटाओ इसको, ऐसे मिटा दो, इतना कौन लोड लेगा। अच्छा खैर, अब यहाँ पे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल और बायो माइक्रो दोनों है। देखो क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस की, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो उसके वजह से क्या होगा कि हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को बोल सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलो चाहे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल वाला बात बोलो, ये दोनों इसी में आएगा। मतलब ये है मेरा कि वो सारा मॉलिक्यूल्स जो कि तुम्हारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाया, वो आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल बना दिया। क्या बना दिया, एसिड इनसॉल्युबल पूल बना दिया। और वो सारा चीज बाबू जो कि आपका फिल्टर होके नीचे आ गया, यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्सअप हो गया, मिल गया, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल। मेरे हिसाब से अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को अगर घर भी लेके जाते हो तो हमको नहीं लगता कुछ समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा राइटिंग इसमें हो गया, बट फिर भी नोट्स में आपको आ जाए, क्योंकि इसमें मेरा लिखने का ऐसा आदत नहीं है, ऐसे मेरा राइटिंग इतना भी खराब नहीं है, ठीक ही ठाक है, ठीक है। चलो तो ये आपका बायो मैक्रो माइक्रो बोलो या सॉल्युबल पूल बोलो। सॉल्युबल पूल क्यों इसलिए बोल रहे हैं भाई, क्योंकि सारा फिल्टर होके नीचे आ गया। क्या इस पर्टिकुलर स्लाइड वाले कोई भी चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं, आगे देख लो।
इस वाले में कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट ऑफ कार्बन होता है। और इसमें एक और चीज ऐड हम लोग को क्या करना भैया, कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोग क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन से एसोसिएटेड होता है, अल्डिहाइड या कीटोन से एसोसिएटेड होता है। तो अल्डिहाइड कीटोन हम आपको दिखा दिए थे। जनरल फॉर्मूला 1 CnH2nOn है और रेशियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:2:1 होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखिए, मोनोसैकेराइड इसमें 3 से 7 कार्बन हो, डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड उससे ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा। और अगर 1000 and 1000 ऑफ लॉन्ग चेन हो जा रहा है मोनोसैकेराइड का, देन इट विल कम इन पॉलीसैकेराइड। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद हम लोग को दिखा मोनोसैकेराइड को हम लोग ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, जिसमें पेंटोस में डीएनए आरएनए क्लियर हो गया सभी को कि डीएनए आरएनए क्या होता है, ठीक है। हेक्सोस में ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्लियर हो गया कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या दोनों ही आपका स्वीट नेचर, स्वीट टेस्ट का होता है, ग्लूकोज भी और फ्रुक्टोज भी। हम लोग आगे ऐसे हम लोग का, और इसमें वैसे ज्यादा डिटेल नहीं समझना, लेकिन इतना मोर देन एनफ है। आगे देखो इसमें हम लोग ग्लूकोज के बारे में समझे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है। उसके बाद हम लोग ये बात समझे कि पेंटोज शुगर में आपका 5 कार्बन है, आपका राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर दोनों है। राइबोज आपका आरएनए बनाता है और डीएनए आपका कौन बनाता है, डीऑक्सीराइबोज। कोई दिक्कत? बस उसके बाद कोई नहीं। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बात। अब हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे सर, हम आपको इसका पूरा पर्टिकुलर प्रॉपर नोट्स भेज देंगे, मेरा लिखा हुआ नहीं, लेकिन मेरा लिखवाया हुआ है, ठीक है। मेरे हैंड राइटिंग में नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बात, ठीक है। चलिए खैर, तो अगले क्लास में मिलते हैं, यानी कल मिलते हैं। और उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर बायो, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें हम लोग किसको देखेंगे, डाइसैकेराइड देखेंगे और आपका ओलिगोसैकेराइड देखेंगे, ठीक है। और एक और आपका पॉलीसैकेराइड, ये 3 देखेंगे, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, लेकिन आप एनसीईआरटी जाके घर में जरूर से पढ़िएगा। विदाउट एनसीईआरटी कोई भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है, आप उसको अच्छे से जाके पढ़िएगा।